नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है। इस गांधी जयंती के मौके पर अगर गांधी जी को शत नमन न किया जाए तो 2 अक्टूबर अधूरा रह जाएगा। इसलिए गांधी जयंती पर गांधी जी को मेरा और मेरे भारत चक्र न्यूज के तरफ से शत नमन। क्या आपको इतना भी मालूम नहीं है कि जो किसान होता है वह मजदूर न हो, यह संभव ही नहीं है। किसानी खेती ऐसा उद्यम है जो किसान की मजदूरी के बिना संभव ही नहीं है। लेकिन गांधी जी के इस जवाब को किनारे रखकर हम उनका इतिहास देखें तो कहानी कुछ ऐसी बनती मिलती है। दक्षिण अफ्रीका में धुआंधार बैरिस्टरी कर रहे भारतीय मोहनदास करमचंद गांधी ने जब जीवन और जीवन धार दोनों बदला तो जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा खरीदकर पहले फिनिक्स में और फिर रूसी साहित्यकार दार्शनिक टॉल्स्टॉय के नाम पर बसाया। यह आश्रम बसाने से पहले उनके हाथ लगी थी दार्शनिक रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट की, जिसने उनके मन में यह विचार और विश्वास जगाया कि हमारी सभ्यता ने सुख सुविधा का जो संसार रचा है वह सुख सुविधा यदि कतार में खड़े सबसे अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचती है तो यह व्यवस्था घातक और शोषक बनती जाएगी। इस एहसास ने उन्हें यह समझाया कि किसान का जीवन ही सच्चा जीवन होता है, जिसमें आप अपनी मेहनत से अपनी ज़रूरतें पूरी करने लायक उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ से किसान गांधी का जन्म होता है। किसान गांधी का जन्म मन के स्तर पर तो हो गया, लेकिन वह साकार तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि उबड़ खाबड़ पथरीली धरती को काट खोद कर समतल खेत न बदला जाए। जब तक किसानों के रहने के लिए घर मकान न बांधे जाए। इतना ही नहीं, किसान बैरिस्टर साहब को इसकी ज़रूरत भी लगी कि अपनी बात कहने समझाने के लिए उनके पास उनका अपना अखबार भी होना चाहिए। अखबार होना चाहिए मतलब प्रेस होना चाहिए। तो मतलब यह कि बैरिस्टर किसान महाशय को प्रेस चलाना भी आना चाहिए। तो हम दक्षिण अफ्रीका के टॉल्स्टॉय आश्रम में गांधी को मजदूरी, किसानी, मिस्त्रीगिरी करते पाते हैं। जो जमीन काटता, हल चलाता है और फसलों की बुआई कटाई करता है, और यह सब काम वह अकेले नहीं करता है। उसको मानने चाहने वाले देसी विदेशी लोगों की एक टोली है जो कि उसके साथ कदम ताल करती मिलती है। इतना ही नहीं, इंडियन ओपिनियन नाम का जो अखबार निकालना वे शुरू करते हैं, उसके प्रमुख लेखन संपादक मुद्रक भी वे ही हैं। उन्हें हम लिखते, कागज काटते, कंपोजिंग करते और अखबार छापने की मशीन चलाते भी पाते हैं। तो यही जन्म होता है युद्ध लड़ने की उस अनोखी शैली का जिसे वे सत्याग्रह का नाम देते हैं। और यहीं वे पहली बार गिरफ्तार भी किए जाते हैं, पहली जेल यात्रा भी करते हैं, और यहीं पहली बार वे अदालत के शपथ पत्र पर अपना पेशा लिखते हैं, मैं एक किसान हूँ। अपनी आत्मकथा में वे लिखते हैं, 7 दिन के भीतर 20 एकड़ जमीन ली, जिसमें पानी का एक छोटा सा नाला था, नारंगी और आम के कुछ पेड़ थे। पास ही 80 एकड़ का एक दूसरा प्लाट था, उसमें विशेषकर फलों वाले पेड़ और एक छोटा सा झोंपड़ा था। थोड़े दिन बाद उसे भी खरीद लिया। पारसी सेठ रुस्तम जी की मदद से इमारती काम शुरू हुआ। 75 फुट ऊंची और 50 फुट चौड़ी इमारत 1 महीने में तैयार हो गई। मिस्त्रियों और बढ़ई के साथ हम यहीं रहने लगे। इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होने के दिन की पहली रात तो ऐसी बीती कि वह कभी भुलाए नहीं भूलती। फार्मा मशीन पर कस दिया गया था, लेकिन इंजन चलने से इनकार करने लगा। वेस्ट निराश डबडबाई आंखों से मेरे पास आए। मैंने कहा, आंसू बहाने का कोई कारण नहीं है। हाथ से चलने वाले उस सिलेंडर का क्या हुआ? वेस्ट बोले, उसे चलाने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है। मैंने कहा, यह मेरा काम है। मैं खड़ा हुआ
दूसरे सब बारी बारी से खड़े हुए और हमारा रुका काम निकलने लगा। नियति जैसे उनका हाथ पकड़कर चल रही थी। 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत लौटते हैं। अब उनके साथ अनटू दिस लास्ट ही नहीं, हिंद स्वराज्य भी है और उनके सामने वह हिंद है जिसके स्वराज्य की बात वे करते हैं। लेकिन यह हिंद उनके लिए लगभग अजनबी है, क्योंकि बैरिस्ट्री की पढ़ाई से लेकर बैरिस्ट्री की कमाई तक का लंबा जीवन उन्होंने विदेशों में बिताया है। सत्याग्रह जैसा सनकी विचार भी उन्हें जकड़े हुए है। गुरु गोखले को लगता है कि शिष्य का भूत उतारने के लिए कोई जड़ी बूटी जरूरी है। वे कहते हैं, 1 साल आंखें खुली और मुंह बंद रखो और इस देश को जानो पहचानो और फिर तय करना कि क्या और कैसे करना है। तो 1916 तक पूरा साल हम गांधी को एक भारतीय किसान मजदूर की वेशभूषा में उनकी ही तरह रेलगाड़ी के तीसरे दर्ज में बैठकर सारा देश घूमते देखते जानते पाते हैं। वे भारत के खेतों खलिहानों में जाते हैं, उन उत्सवों त्योहारों मेलों तीर्थों में भटकते हैं जहां देश का मजदूर किसान अपने स्वाभाविक विश्वासों आस्थाओं के साथ घूमता जीता है। यह पूरे 1 साल की साधना का वह काल है जिसका परिणाम 1917 में हमें बिहार के चंपारण में दिखाई देता है। चंपारण में हम गांधी को निहले किसानों के आंदोलन को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ते पाते हैं। यहाँ गांधी एक किसान बनकर देश के पहले राजनीतिक किसान आंदोलन का संचालन करते मिलते हैं। नील की खेती की शोषणकारी प्रथा से मुक्ति के लिए तो यह आंदोलन है ही, लेकिन इस अर्थ में एक नया चरित्र पा जाता है कि गांधी इसे आज़ादी की लड़ाई से भी जोड़ देते हैं। किसान देश की आज़ादी का सिपाही बनेगा, यह इससे पहले तो किसी ने सोचा नहीं था, किसानों ने कभी चाहा नहीं था। लेकिन हम पाते हैं कि चंपारण के बाद कांग्रेस के मंच पर किसानों की जैसी उपस्थिति होती है, वह कांग्रेस की भाषा व भूषा दोनों ही बदल देती है। कांग्रेस भारत के अंग्रेजिंदा अभिजात्या लोगों के साथ से निकलकर भारत के ग्रामीण समाज से जुड़ जाती है। इस एक किमियागिरी ने कांग्रेस की जड़ें भारत की धरती में इतनी गहरी रोपनी शुरू कर दी कि आज भी कांग्रेसियों और विपक्ष की पूरी कोशिश के बाद भी वे जड़ें पूरी तरह उखड़ी नहीं हैं। फिर गांधी 29 सितंबर 1919 के नवजीवन में लिखते हैं, अधिकारियों की स्थिति सचमुच दयनीय है। उन्होंने किसानों को सदा अधिकारियों की दृष्टि से अर्थात लगान वसूल करने वाली नज़रों से ही देखा गया है। जो अधिकारी अधिक से अधिक रकम उगा सकता है उसकी पदोन्नति होती है, जबकि असल बात यह है कि हिंदुस्तान के किसान कंगाल हैं और इनमें से अधिकांश को 1 जून ही खाने को मिलता है। और ये किसान हैं कौन? हजारों बीघे का मालिक भी किसान है, जिसके पास 1 बीघा है वह भी किसान है, जिसके पास 1 बीघा भी नहीं है लेकिन वह दूसरों की ज़मीन जोतता है और पेट के लिए थोड़ा अन्न पाता है, वह भी किसान है। और चंपारण में मैंने ऐसे किसान को भी देखा है जो साहब लोगों की और हम लोगों की सिर्फ गुलामी ही करता है और जन्म भर उनका उस गुलामी से छुटकारा नहीं होता है। इतने किस्म के किसान हैं कि किसानों की सही सही संख्या हम कभी जान ही नहीं सकते हैं। किसानों की दशा सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। उनके चेहरों पर आशा की कोई किरण नहीं है। उनके शरीर जैसे होने चाहिए वैसे मजबूत नहीं हैं। उनके लड़के पस्त हिम्मत नजर आते हैं। बड़े बड़े पाटीदारों के कर्ज के भार से वे कुचले हुए हैं। मद्रास के गांव में जाते हुए मेरी कंपकपी छूटती है। जैसा गहरा अनुभव मेरा खेड़ा और चंपारण के किसानों का है, वैसा मद्रास का नहीं है। फिर भी यहाँ के गांव जो मैंने देखे हैं उससे मुझे किसानों के गरीबी का अंदाज़ा हो पाता है। नाले को साफ करने से नदियाँ साफ नहीं होंगी,
नदियाँ साफ करोगे तो नाले भी साफ हो जाएंगे। हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्व का प्रश्न है कि किसानों की समस्या का किस तरह समाधान हो। इस पर हमें प्रतिक्षण विचार करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अपने शहरों में नहीं अपने गाँवों में बसता है। हिंदुस्तान के अच्छे शहर गिनने बैठे तो वे 100 के अंदर होंगे, लेकिन गाँवों की कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए हम शहरों को खुशहाल बनाने के जो प्रयास करते हैं उनका हिंदुस्तान पर बहुत कम असर होता है। गड्ढों डबरों की सफाई करने से नदी तो साफ नहीं होती है ना, लेकिन नदियों की सफाई हो तो गड्ढों का मैल अपने आप से साफ होने लगता है। गाँव के जीवन में सुधार और विकास हो तो बाकी भारत काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। चंपारण से गांधी निकलते हैं तो सीधा पहुंचते हैं अहमदाबाद, जहां मिल मालिकों और मजदूरों में सीधी टक्कर की स्थिति बनी हुई है। हम ध्यान में रखें कि भारत आते ही हम गांधी को किसानों का नेतृत्व करते पाते हैं और फिर मजदूर मालिकों के बीच ट्रेड यूनियन नेता की भूमिका अदा करते पाते हैं। और मिलें भी कपड़ों की है जो भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद में है और जिन पर औद्योगिक क्रांति का महल खड़ा किया गया है। और मालिक भी कैसे हैं कि जो गांधी को जानते भी हैं, उनकी कई बार मदद भी कर चुके हैं। लेकिन आज वे गांधी दो भिन्न खेमों में खड़े हैं। यहाँ जो रास्ता गांधी ने निकाला वह ट्रेड यूनियन को एक नई हैसियत भी देता है और एक नया रास्ता भी बनाता है। वे कहते हैं कि मालिक मजदूर की हमारी समझ ही उल्टी है। यहाँ तो दोनों ही मालिक हैं, एक पूंजी का मालिक है, दूसरा श्रम का मालिक है और दोनों की हैसियत बराबर है। इसलिए एक दूसरे को डराने धमकाने, एक दूसरे को ठगने, एक दूसरे से चोरी करने जैसे उपाय काम नहीं देंगे। मजदूरों को संभव आय और मालिकों को संभव कमाई का विचार करना होगा। 8 दिसंबर 1920 के नवजीवन में वे लिखते हैं, हिंदुस्तान के मजदूरों के सम्मुख दो रास्ते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का पश्चिमी सिद्धांत वह स्वीकार कर लें या फिर पूर्व का सिद्धांत स्वीकार कर लें। जहाँ धर्म है वहीं जय है। निर्बल और सबल दोनों को न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार है। हिंसा के अधिकार प्राप्त करने का रास्ता आसान तो लगता है, लेकिन अंततः वह दुरूह सिद्ध होता है। जो तलवार चलाते हैं अक्सर वे तलवार से ही मरते हैं। तैराकों की मृत्यु बहुधा पानी में ही होती है। 5 सितारा होटल नहीं, मजदूरों के लिए 5 सितारा व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्यतः कहा जा सकता है कि मालिक मजदूर झगड़े में मालिक का अन्याय ज़्यादा होता है, लेकिन मैं समझ भी पाता हूँ और देखता भी हूँ कि जिस दिन मजदूरों को अपने बल का पूरा भान हो जाएगा, वे मालिकों से भी अधिक अन्याय कर सकेंगे। काम के घंटे इतने ही होने चाहिए जिससे मजदूर लोगों के पास आराम का समय बचा रहे, वे शिक्षा प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था और साधन उपलब्ध होने चाहिए। उनके बच्चों को आवश्यक दूध, कपड़ा और पर्याप्त शिक्षा के साधन प्राप्त होने चाहिए। स्वच्छ घर होने चाहिए। ऐसी आर्थिक व्यवस्था बननी चाहिए कि बूढ़े होने तक वे उतना बचा सके जिससे बुढ़ापे में उनका निर्वाह हो सके। आज इनमें से कुछ भी नहीं है। मालिक सिर्फ मजदूरी देखते हैं, मजदूर की स्थिति नहीं देखते। मजदूर ऐसी युक्तियां रचने में लगे रहते हैं कि कम से कम काम करके अधिक से अधिक वेतन कैसे बनाया जाए। गांधी का किसान खेत में अनाज और मन में देश प्रेम पैदा करने वाला इंसान है। गांधी का मालिक पूंजी के बल पर इतराने वाला धन कुबेर नहीं, पूंजी को संचित कर समाज की श्री वृद्धि करने वाला इंसान है। गांधी का मजदूर संगठन के जोर पर मनमानी मांग रखने वाली संस्कारहीन भीड़ नहीं, बल्कि श्रम और पूंजी के बीच पुल बनाने वाला कारीगर है। गांधी का मजदूर संघ मालिक और मजदूर के बीच की खाई को इस तरह पाटने वाला कारक है कि आपको दोनों के बीच की खाई दिखाई ही नहीं दे। यह उनका आदर्श चिंतन नहीं, उनका सोचा सबसे रचनात्मक विकल्प था। खेती किसानी के मामले में जिसकी जांच हमने अब तक की नहीं है,
यह उस सामाजिक आर्थिक क्रांति की उनकी ठोस संकल्पना है जिसके बिना हम इस या उस पक्ष के साथ खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, रास्ता नहीं निकल पाते। किसानों को उपज का वाजिब दाम मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सहारा जरूर मिले, लेकिन और न्यूनतम मजदूरी का कानून भी हो और उसका सहृदयता से पालन भी हो, तब खेती किसानी एक सांस्कृतिक परंपरा बन जाएगी, मात्र अर्थ उपार्जन की गतिविधि नहीं रह जाएगी। खेती किसानी के बीच से राज्य को दूर रखने और किसान मजदूर की सहकारिता विकसित करने की ज़रूरत है। हमारी परंपरा में खेतिहर परिवार हुआ करता था, जिसमें खेती से जुड़े सभी घटकों की हिस्सेदारी हुआ करती थी। गोवंश की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित थी। गांधी जी जिस ग्राम स्वराज की कल्पना करते हैं उसमें ऐसी ही सामाजिक संरचना बनेगी। आज की खबर आपको कैसी लगी, आप कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार।